हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, यूरोप के अधिकतर देश अपनी खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्पेन का नाम भी वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में शुमार है। हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट स्पेन घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के बार्सिलोना और मैड्रिड जैसे शहर सैलानियों को खूब लुभाते हैं। लेकिन आज दुनिया स्पेन के सिर्फ एक पहलू को जानती है। सिक्के के दूसरे पहलू से पूरी दुनिया अनजान है। असल में स्पेन धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और इस देश के 70% एरिया में कोई नहीं रहता। देश की लगभग 3000 बस्तियां पूरी तरह से वीरान हो चुकी है और देश की 90% से अधिक आबादी सिर्फ 30% इलाके में ही रह रही है। और यही वजह है कि स्पेन के कुछ प्रमुख शहरों में तो अच्छी खासी भीड़ भाड़ नजर आती है, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि ये देश काफी खुशनुमा है। लेकिन स्पेन की असल सच्चाई कुछ और है। पिछले 50 सालों में स्पेन के गाँव में रहने वाले 28% लोग शहरों की ओर शिफ्ट कर गए। लेकिन आखिर क्या वजह है जो स्पेन के गाँव छोड़कर लोग जा रहे हैं और स्पेन का 2/3 हिस्सा क्यों पूरी तरह से खाली है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं स्पेन की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, स्पेन में सिउराना नाम का एक गांव है जिसे इस साल मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज का खिताब मिला। इस गांव की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ जाकर आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। ये एक हिस्टोरिकल विलेज है जिसे 12th सेंचुरी में बसाया गया था। इस गाँव से प्रकृति के सुंदर नजारे दिखाई देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस विलेज में सिर्फ 50 लोग ही रहते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, बल्कि स्पेन के तमाम गांव का आज यही हाल है। जबकि यहाँ के गांव किसी भी मामलों में शहरों से कम नहीं। गांव में भी लोग शानदार घर बनाकर रहते हैं। स्पेन का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की अधिकतर आबादी कोस्टल एरियाज में रह रही है। स्पेन के पास विशाल कोस्टल लाइन मौजूद है। इसके एक और अटलांटिक महासागर है तो दूसरी ओर भूमध्य सागर। आज स्पेन की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये जापान और अमेरिका को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। स्पेन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क चीन के बाद दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। इसकी जीडीपी वर्ल्ड की टॉप 15 इकोनॉमी में शुमार है। करीब 1.5 ट्रिलियन की जीडीपी स्पेन की है। स्पेन का टोटल एरिया 5,05,990 किलोमीटर स्क्वायर है, जो इंग्लैंड से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी टोटल पॉपुलेशन इंग्लैंड से 9 गुना कम है। स्पेन में आज 47.5 मिलियन लोग रह रहे हैं। इसमें से भी करीब 90% लोग बड़े शहर जैसे कि बार्सिलोना, मैड्रिड, वालेनिया, सेविले, बिलबाओ और ज़रागोजा में रह रहे हैं। स्पेन की डेंसिटी पॉपुलेशन है 95, यानी 1 किलोमीटर एरिया में करीब 95 लोग रहते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सच्चाई कुछ और है। असल में स्पेन की बार्सिलोना शहर में करीब 16,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, तो वहीं मैड्रिड शहर की डेंसिटी पॉपुलेशन 5,600 के आसपास है। इन शहरों में आपको अच्छी खासी भीड़ और चहल पहल नजर आएगी। तो फिर भला स्पेन की ओवरऑल डेंसिटी पॉपुलेशन सिर्फ 95 क्यों? तो जैसा कि हमने आपको बताया, स्पेन का अधिकांश एरिया पूरी तरह से वीरान और खाली है। कुछ जगह तो ऐसी है जहां 18 से 20 लोग ही 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। सेरानिया सेल्टिबेरिका ये नाम की एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ 8 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। एक जगह तो स्पेन में ऐसी भी है जहाँ 2 से 5 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। इस जगह को स्पेनिश लैपलैंड कहा जाता है। अगर आप यहाँ रहते हैं और आपको जरूरत का कोई सामान लेने भी जाना है तो उसके लिए करीब 45 मिनट की ड्राइव करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग स्पेन के बीच वाले पोर्शन में रहना पसंद क्यों नहीं करते? क्यों देश के अधिकतर हिस्से वीरान है? इसका सीधा कनेक्शन यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन और वेदर कंडीशंस में है। असल में स्पेन एक हिल कंट्री है। यहाँ चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। ऑस्ट्रिया के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा हिल्स स्पेन में ही है। नॉर्थ में कैंटब्रियन पर्वत श्रृंखला है तो दूसरे छोर पर पाइरेनीज पहाड़ियाँ। ये सभी पहाड़ 400 से 1000 मीटर ऊंचे हैं। कई चोटियां इससे भी ऊंची हैं। पहाड़ी इलाकों में रहना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। भारत में जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रहते हैं वो इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम अक्सर खराब रहता है, ठंड भी ज्यादा पड़ती है। यहाँ ना तो ठीक तरह से खेती बाड़ी हो पाती है और न ही पशुपालन। फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज सेटअप करने के बारे में यहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी समस्या है। कहीं आने जाने के बहुत ज्यादा साधन हिली एरियाज में नहीं मिलते। इन सब के अलावा नेचुरल डिजास्टर, इसका भी खतरा पहाड़ों में रहने का बहुत ज्यादा रहता है। स्पेन में हर साल कई भूकंप भी आते हैं। यहाँ के शहरों में तो भूकंप निरोधक बिल्डिंग्स बनाई जाती है, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पास भूकंप से बचने का कोई साधन नहीं। कभी भी पहाड़ गिरने या लैंडस्लाइड होने का खतरा मंडराता रहता है। इन सब के अलावा तूफान, साइक्लोन, हरिकेन भी पहाड़ों में आते रहते हैं। किसी भी वक्त मौसम का मिजाज बदल जाता है। स्पेन के एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान और बंजर जमीन भी है। ऐसी जगह अक्सर कनेक्टिविटी के मामले में अलग थलग
पड़ जाती है। स्पेन में यूं तो पीने का भरपूर पानी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत हर साल देखने को मिलती है। लोगों के पास इरिगेशन के लिए भी साफ पानी नहीं होता। ऐसे में लोग इन इलाकों को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। वे शहरों का रुख करते हैं जहां उन्हें एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है, भले ही उन्हें इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करना पड़े, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। स्पेन में आज कई ऐसे गाँव है जो कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं। कुछ गाँव और घरों को तो सरकार फ्री में देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आपको वहां आकर रहना होगा। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि अगर जनता गाँव को बसाने के आइडिया उनके पास लेकर आए तो वह उन्हें मुफ्त में गाँव दे देंगे। स्पेन में घटती आबादी और गाँव के खाली होने का एक कारण फर्टिलिटी रेट भी है। इस देश में फर्टिलिटी रेट हर साल कम होती जा रही है। 20th सेंचुरी को स्पेन का गोल्डन एरा कहना गलत नहीं होगा। इस दौरान यहाँ की आबादी दोगुनी हो गई, लेकिन साल 2011 से 21 के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 0.12% रही। स्पेन में महिलाओं की फर्टिलिटी एज 32 ईयर्स से अधिक है, यानी महिला 32 साल की उम्र के बाद ही फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच विचार कर सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ समय में स्पेन में मृत्यु दर यहाँ की बर्थ रेट से अधिक हो जाएगी, जिसके बाद स्पेन की पॉपुलेशन में कमी आने लगेगी। अधिकतर आबादी बूढ़ी हो जाएगी। स्पेन में फैमिली प्लानिंग को लेकर कोई भी सीरियस पॉलिसी नहीं है, ना ही सरकार और ना ही जनता इसकी ओर ध्यान दे रही है। स्पेन की युवा आबादी जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। यहाँ की लड़कियां लाइफ टाइम किसी एक पार्टनर के साथ रहना पसंद नहीं करती। धोखा देने के मामले में स्पेन की लड़कियां दुनिया में बदनाम है। जिस तरह चीन समय समय पर 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता रहता है, वैसे ही स्पेन की सरकार को भी करना चाहिए। आज दुनिया में कई देशों की सरकार पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जनता को प्रोत्साहन दे रही है। बच्चा पैदा होने पर कपल को हजारों डॉलर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बच्चों के एजुकेशन का खर्च भी सरकार उठा रही है, लेकिन अभी तक स्पेन की गवर्नमेंट ने इस दिशा में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। दोस्तों, आज स्पेन की जो कंडीशन है उसके पीछे फ्रांसिस्को फ्रैंको का हाथ है। पिछले 50 सालों में स्पेन की 28% आबादी गांव से शहर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसकी वजह है फ्रैंको की नीतियां। 1930 के बाद स्पेन में फ्रैंको का वर्चस्व बढ़ने लगा था। उनके सत्ता संभालते ही उसने देश को अपने हिसाब से कंट्रोल करना शुरू किया। साल 1936 से 1939 के बीच स्पेन में एक भीषण सिविल वॉर हुआ। 3 साल के भीतर करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई। लाखों लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में पनाह ले ली। दूसरे देशों में शिफ्ट होने से स्पेन की आबादी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके ठीक बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार स्पेन युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता, पर दुनिया में आर्थिक मंदी छा जाती है। इससे स्पेन की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फ्रैंको ने लंबे समय तक स्पेन को दुनिया से अलग रखने की कोशिश की। 1955 तक ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं था और 1988 के बाद ये यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ। साल 1959 के बाद स्पेन की हालातों में सुधार हुआ। फ्रैंको ने स्पेन में FDI को मंजूरी दी थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। स्पेन की जनता को रोजगार मिलने लगा। स्पेन में जॉब्स की भरमार आ गई। जो लोग गांव देहात में रहते थे उन्होंने भी शहरों का रुख किया। यहाँ पर फ्रैंको ने एक गलती कर दी। उसने सभी इंडस्ट्रीज शहरों में या शहरों के आसपास ही लगवाई। बार्सिलोना, वेलेंसिया और मैड्रिड जैसी सिटीज के आसपास से इकोनॉमिक हब उसने क्रिएट किया और स्पेन के रिमोट एरियाज की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया। 1960 के दशक में स्पेन जापान के बाद वर्ल्ड में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। साल 1946 में स्पेन में टोटल 76,000 लोगों के पास ही गाड़ियां थी। 1966 तक ये आंकड़ा 1 मिलियन को पार कर गया। स्पेन के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा हुआ। अच्छी लाइफस्टाइल लोग जीने लगे। 1975 में फ्रैंको की मौत हो जाती है। स्पेन की तरक्की देख वो लोग भी देश में वापस आ जाते हैं जो सिविल वॉर के दौरान अन्य देशों में जाकर बस गए थे। दोस्तों, स्पेन का अधिकतर हिस्सा जो खाली है उसमें लोगों का कोई कसूर नहीं। हर एक शख्स एक ऐसी जगह रहना पसंद करता है जहाँ उसे रोजगार मिल सके, जहाँ हर चीज की फैसिलिटी हो, पास में मार्केट हो, अन्य जगहों से कनेक्टिविटी हो, घूमने फिरने और मौज मस्ती के साधन वहाँ मौजूद हो। स्पेन की सिटीज में ये सभी चीजें लोगों को एक जगह पर मिल जाती है, जबकि गाँव में लोगों को थोड़ी बोरियत महसूस होती है। जबकि स्पेन के विलेज वास्तव में यहाँ के शहरों से कहीं अधिक सुंदर है। पिछले कुछ समय में सरकार ने विलेज टूरिज्म की ओर ध्यान देना शुरू किया है। खाली पड़े घरों को होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को रहने की सुविधा दी जा रही है। गाँव में कैफे और बार खोलने के लिए सरकार की ओर से स्पेशल फंड भी जारी किया गया है, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। अगर स्पेन को अपने खाली हो रहे गाँव को दोबारा आबाद करना है तो लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना होगा। गाँव के आसपास कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रीज सरकार लगाए तो वो लोग खुद ब खुद इन जगहों पर रहने के लिए चले आएंगे। सरकार गाँव को नए सिरे से बसा सकती है। इसके लिए अच्छी टाउन प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में देश का जो 70% एरिया खाली पड़ा है वो घटकर 50% पर आ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों स्पेन के 30% एरिया में ही जनता रहना पसंद करती है। अगर आपको स्पेन के गाँव में रहने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो
इससे कुछ नया सीखने को मिला, इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।